हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे व्यूअर्स के कुछ कमेंट्स हैं, वो कुछ पूछना चाहते हैं। तो इसी बहाने से वो जो पूछ रहे हैं, हम कुछ बातों को क्लियर भी कर दें और जहाँ तक पहुँचनी चाहिए वो आप पहुँचा देते हैं। पहले तो ये है, नर करके लिखा हुआ है, पूरा नाम नहीं लिखा हुआ है। दीवान सर जी, बैंक पेंशनर को मददगार और 180 दिन में अपडेशन का पत्राचार वित्त मंत्रालय से करने वाले बीएमएस के गिरीश आर्य जी मौन धारण स्थिति में नजर आ रहे हैं, क्यों? क्या आपने वायदों से पीछे हट गए हैं? सर बताना चाहूंगा, हाँ वो गए थे और उन्होंने सीधा ये कहा था कि भाई आप पेंशन, उनका जो रेगुलेशन है आप इसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते हो। और जैसी उनकी बात हुई होगी उसी सेंस में 180 दिनों की बात करके आए थे वो। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत हमारे साथ ये है कि हमारा एक भी संगठन बीएमएस के साथ में अटैच नहीं है। शायद उन्होंने देखा होगा कि आपको आश्वासन दिया है, तो कोई बैंक पे संगठन उसके पास जाए और इस चीज की पहल करे, शायद कोई नहीं गया। हो सकता है उन्होंने भी छोड़ दिया हो, ठीक है, उन्हें क्या लेने देना है, वो भी उसमें चले गए। लेकिन फिर भी हम गिरीश आर्य जी से बात करेंगे। आर्य जी, प्लीज देखिए, यदि आप कर सकते हो तो बैंकों का जो पेंशन अपडेशन है उसका बारे में भी आप सोचिए, क्योंकि आप तो भारतीय मजदूर संघ, ये बहुत बड़ा संगठन है, उसके वो हो। बस इतनी है। दूसरा, ये कोई सुशील कुमार जी पूछ रहे हैं, राजन बाबू केस का क्या हुआ, केरला हाई कोर्ट का क्या डिसीजन हुआ? आपको पता है कि केरला हाई कोर्ट ने इस बात ये कहते हुए कि आप वापस बैंक में जाइए, शायद यूनियन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया का था, वहां पर राजन साहब गए, बैंक के साथ में उनकी वार्ता हुई। अब आपको अच्छी तरह पता है कि कोई भी बैंक का सीएमडी हो, सीईओ हो, पेंशन अपडेशन आपका नहीं कर सकता। तो हमको पहले ही पता था, क्योंकि इनके ऊपर भी दबाव है। सबसे बड़ा दबाव है आईबीए का, फिर आईबीए पे दबाव है डीएफएस का। यदि ये नहीं मानेंगे और ऐसे काम करेंगे तो पता है क्या होगा, आप अच्छी तरह जानते हो। जो सबॉर्डिनेट कर्मचारी होता है उसके साथ क्या होता है, इनका प्रमोशन नहीं होगा, इनको उल्टी सी जगह ट्रांसफर कर देंगे। तो डरते तो सभी हैं। अभी उस केस का शायद ये जो वेणुगोपाल जी हैं उस केस को देखभाल कर रहे हैं। अभी लेटेस्ट अपडेट मेरे पास उसका कोई है नहीं, जब आएगा तो बता दूंगा। एक गोविंद दास, there are so many impediments to achieve a reasonable pension updation because of lacking coordination among various unions with ego clashes. Let them enjoy at the expense of suffering retirees pensioners. बिल्कुल सही बात कही इन्होंने। हमारा पेंशन अपडेशन से इसलिए नहीं हो रहा है कि हमारे जो पेंशनर्स के जो एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं ना, चाहे ये जनरल सेक्रेटरी हैं, चाहे प्रेसिडेंट है और चेयरमैन है, और चाहे उनसे नीचे बैठे हुए ऑफिस बियर हैं, इन सब में ईगो भरी हुई है। ये अपनी अपनी बंसरी बजाते हैं, ये आपस में एक दूसरे से बात नहीं करते। और यही कारण है कि कोई इनको पूछता नहीं है। आपको पता है कि जब डिवाइडेड हो जाते हो तो दूसरा आदमी रूल करता है। यूनिटी होगी तो इफ दे आर यूनाइटेड दे विल विन, इफ दे आर डिवाइडेड दे विल लूज। सो दे आर द लूजर्स बिकॉज दे आर डिवाइडेड। नेक्स्ट, ये है कोई बीरूमलास, सर जी, बैंक एम्प्लॉयज को सीजीएचएस फैसिलिटी की डिमांड करनी चाहिए। वर्किंग एंड रिटायरीज दोनों के लिए सीजीएचएस स्कीम होनी चाहिए। यूएफबी को सेटलमेंट में ये डिमांड रखनी चाहिए। आपका विचार तो बहुत अच्छा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो हेल्थ स्कीम है वो होनी चाहिए। इसी प्रकार आर्मी की भी है, जिसे हम ईसीएचएस कहते हैं। तो जितना ये पेंशनर हर साल खर्च करते हैं, मैं ये मान के चलता हूं कि इतने खर्चे में तो इनकी डॉक्टर भी रिक्रूटमेंट हो जाएगा और इनका जो पेंशन का जो जितना भी ये मेडिकल का खर्चा है वो भी निकल जाएगा। लेकिन करे क्यों? क्योंकि ये जो धंधा चला हुआ है ना, आईबीए का और यूएफबीयू का, इंश्योरेंस कंपनियों के साथ, मुझे लगता है यहां कुछ गड़बड़ है। अब आपको पता है माइट इज राइट, माई वेज हाईवे। भाई चलनी तो आईबीए की है और उन्होंने अपने विश्वास में ले रखा है यूएफबीयू को, और खास करके वेंकटाचलम को। तो ये साथ उसकी वजह से है, अदरवाइज ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। और भी बताऊं मैं आपको, जब खंडेलवाल कमेटी ने ये कर दिया था क्लियर कि जो रिटायरी हैं उनके लिए भी जो पेंशन मेडिक्लेम का जो हिसाब किताब है वो बैंक ही करेंगे, और पैसा भी दे दिया था, उस पैसे को इन लोगों ने आपको नहीं दिया था। अब है ये रोशन लाल जी, ऑल्सो मेक ए रिपोर्ट ऑन AIBRF लीगल कमेटी रिपोर्ट।
रोशनलाल जी बताना चाहूंगा कि एक वीडियो तो मैंने बना दिया है और एक वीडियो और आ जा रहा है। शायद ये वीडियो आने से पहले सवेरे आ जाएगा। अब उनके इस लीगल रिपोर्ट को देखने के बाद मैं तो इस संसार में पहुंचा हूं। एक तो इन्होंने अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार ली। ये खुद ही कहते हैं कि जो रिटायरमेंट के बाद एम्प्लॉय वर्क में नहीं रहता, इसलिए जो कलेक्टिव बार्गेनिंग के राइट है वो खत्म हो जाते हैं। यानी इनके हिसाब से कोई यूनियन की एसोसिएशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये तो बना करके बैठे हुए हैं। इनको अच्छा खासा धोया मैंने, लेकिन फिर भी और वीडियो बनाऊंगा। मैं इनसे पूछूंगा कि इन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं। पहला सुझाव तो ये दिया है कि आईवीए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए जहां जाकर के रिटायरी एसोसिएशन अपनी बातचीत कर सकें या रिटायरीज बात कर सकें। और यदि आईबीए इनको ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं बनाता है तो इन्होंने कहीं बताया आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट में और 32 के अंतर्गत आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। अब की लीगल रिपोर्ट इनकी है, दूसरा तो कोई मानेगा नहीं, तो जाएंगे भी ये। अब इनसे हम ये पूछेंगे, भैया आपने सजेशन दिया है, उस सजेशन पे आप अमल कब करोगे? यानी आप कब कोर्ट में कब जाओगे, या केवल किताबों में सजेशन देते हो? अभी तो मुझे यही लग रहा है किताबों में सजेशन दे रहे हैं, लेकिन फिर भी देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। हाँ, इतना जरूर है कि मैं पहले भी कह रहा हूं और अब भी कह रहा हूं, जब तक सिंगला साहब वाला केस नहीं सुलझता है तब तक ये कोई भी पेंशन अपडेशन करने नहीं जा रहे हैं। सिंगला साहब के केस को हारे या जीते, अपडेशन तो होगा, और वो रेगुलेशन बेस्ड नहीं होगा, वो आरबीआई फॉर्मूला पर होगा। क्योंकि फेवरेबल कंडीशन वहीं बन रही है। कमेटी ने बिठा दी, उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी है। कमेटी आरबीआई के उसमें मिली थी, और जितना भी जैसे हुआ था सब आरबीआई के पैटर्न पे चला हुआ है पूरा का पूरा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आरबीआई पैटर्न में बहुत बड़ा फायदा है, इनको पीछे से नहीं देना पड़ेगा। अब देखो क्या होता है क्या नहीं होता है। तो अब आगे क्या बताऊं आपको, काफी कुछ चला हुआ है और लोगों में एक प्रकार का गुस्सा भी है, जोश भी है, और वो लग रहा है कि चलो कुछ होगा। लेकिन मैं तो यही मान के चलता हूं कि कुछ न कुछ तो वेल सेटल्ड होकर के रखा हुआ है, और जब तक ये सिंगला साहब वाला केस नहीं सेटल्ड होता है, जब तक ये सब जुडिस कह करके आपके पेंशन नोटिस को पीछे हटाते रहेंगे। और मान ले आप कर भी दें तो रेगुलर बेस तो करेंगे नहीं, 1995 से प्रोस्पेक्टिव करेंगे और कर भी दें तो स्वाभाविक सी बात है, यदि आरबीआई फॉलो अप करते हैं तो उसके बाद न जाने कितने लोग कोर्ट चले जाएंगे। और खास करके जो लोग इसको 16-17 साल लड़ रहे हैं, वो आज हैं भी नहीं, वो चले गए ऊपर, तो उनको तो फायदा होगा नहीं। तो स्वाभाविक सी बात है, वो तो बहुत निराश होंगे। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कुछ न कुछ निर्णय होगा। अब पता नहीं कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। अब इसको मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।